वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना लास्ट लेक्चर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर 2025 की वीडियो आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। एक आध कुछ चीज जो ऐड करनी थी यहाँ पर वो कर ली है। गलती तो आई डोंट रिमेम्बर मुझे कुछ और ऐसे थी, अगर हो गई होंगी तो हो सकता है मिस हो गई हूँ। बाकी मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितने भी बच्चों ने मुझे बोला होगा ना कि ये मिस्टेक हो गई है उस वीडियो में, एक बार रीडीएम कर दियो सो दैट मैं आने वाली एनईपी वीडियोस में ऑर्गेनिक की करेक्शन कर दूंगा जो रिक्वायर्ड होगी, जो फिजिकल की करेक्शन होगी वो वहां पर कर दूंगा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, बाकी लॉजिक मैंने आपको बता दिया था क्यों गलतियां होने के चांसेस हो रहे हैं, क्यों गलतियां हो रही हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने थोड़ी सी करी थी, उसका रीजन उसका लॉजिक सब कुछ मैंने समझा दिया था और आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज प्रीटी प्रीटी नाइस। मतलब ये तो है, आप लोग तो हैं ही महान, मतलब आप लोगों के बिना कैसे है ये चैनल। तो यही कुछ बातचीत थी। आप स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक अपने लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। तो ये वाला पेपर थोड़ा सा बेटर था हमारे पास जो लास्ट ईयर वाला था, मतलब हमारा एग्जाम मुझे भी लग रहा था यार क्या क्या चीजें पूछने लगे अचानक से, इतना तो पढ़ के भी नहीं आया। तो फिलहाल 4D और 5D एलिमेंट्स लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब ना इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहला तो हम बताएंगे 4D और 5D जो है उनका साइज लार्जर होता है, पहली चीज। ठीक है, फिर हम क्या बताएंगे, जैसे जैसे हम डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उससे होगा क्या, उससे हमारे पास न्यूक्लियस पर नेट चार्ज बढ़ेगा और न्यूक्लियस लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली। ठीक है, तो लिगेंड्स को अगर ज्यादा अट्रैक्ट कर लिए तो लिगेंड्स कहीं ना कहीं क्लोज आएंगे, और अगर लिगेंड्स कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा क्लोज आ गए टुवर्ड्स द मेटल सेंटर या मेटल आयन, तो होता क्या है, तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और अगर हमारे पास स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो क्या होगा, तो हमारे पास टेल नॉट की वैल्यू ज्यादा, किससे, एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी है ना, हाँ, पेयरिंग एनर्जी से हमारी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेयरिंग होगी नहीं होगी बताना क्या होता है, उसकी वजह से पेयरिंग होगी। यहाँ डेल नॉट ज्यादा है तो आपकी जो है वो पेयरिंग होगी, और अगर पेयरिंग हुई तो आपका लो स्पिन बनेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर देखो, ये भी मतलब कितना अटपटा सा सवाल था, क्यों पूछा गया। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले आता कब है, तो यहाँ पर देख ले, जैसे ये हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इस प्रकार के होते हैं, मान लेते हैं कुछ ए बी सी डी करके, इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता, तो हम बताएंगे सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें चाहिए कि आपकी कोई सिमेट्री ना हो, नो सिमेट्री हैज टू बी देयर, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं आप, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, कुछ भी वो बोल सकते हैं, बट ओवरऑल यहाँ कुछ भी हमें सिमेट्री नहीं चाहिए। ठीक है सर, नहीं चाहिए सर, यहाँ तो नहीं तो बेटा है ना, यहाँ पर तभी तो है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर्स में भी समझा चुका कि इसको आप मानिए वही आपके कोने पर सर्कल है, ये दोनों स्फेयर है, इसको यदि आप यूं कट करेंगे सीधा इस प्रकार, आपने इसको कट करा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसको जैसे ही आपने कट करा तो आधा ऊपर आधा नीचे, खत्म। तो आधा ऊपर और आधा नीचे से ही आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से सीख सकते हैं कि ये आपका दो आधे हिस्सों में बढ़ जाता है और आपकी एक सिमेट्री आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी सिमेट्री मिल गई। तो अब हम इसको लिखेंगे किस प्रकार, तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे कब होता है, किस वजह से होता है, और इवन वी नीड नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये सारी की सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम ये बोलेंगे कि भाई ये एक भी नहीं है हमारे पास रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट हमारी एक भी फुलफिल नहीं कर रहा। हम यहाँ से देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रॉपर है, सो नॉन सुपर इम्पोजिबल कोई मिरर इमेज हमें नहीं मिलेगी। बेसिकली मेन तो सिमेट्री का रहता है, ये आप डेफिनेशन में लिखने के लिए ऐड कर सकते हो, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब आई डोंट नो और इसमें कितना लिखवाना चाह रहे हैं, 3 नंबर में इसमें देने का क्या लॉजिक था मुझे समझ नहीं आया, मतलब इससे अच्छी अच्छी चीजें थी हमारे पास। दिस टेबल दिस, अच्छा ये तो दोनों सवाल थे भाई परेशान करने वाले थे, पता नहीं मुझे भी नहीं याद मैंने क्या करा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, बट आई ट्राई टू फाइंड द आंसर। तो कुछ कुछ दिमाग लगाया और कुछ कुछ पता लगा कि हाँ ठीक ठीक है, शायद सी वाला तो मैं फिर भी करके आया था। ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आइए डिफरेंस देखते हैं क्या है। सर यहाँ पर ये +6 में है, ये भी +6 में, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग निकल के जस्ट नीचे प्लैटिनम होता है ना जी, हाँ निकल के जस्ट नीचे ही होता है। अब ये पीटी पीडी, हाँ निकल के जस्ट नीचे ही होता है, ठीक है।
अब ये इंसान 3D का है, ये इंसान कहाँ का है, 4D का। डिफरेंस इतना ही है सर, और कोई डिफरेंस नहीं। फ्लोराइड है, प्लस 6 तो ये बंदा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जबकि ये कर रहा है। अब कैसे इसको अप्रोच करें? तो डेफिनेटली यहाँ पर डब्बा सबसे पहले लगना ही चाहिए था। तो NiF6 यहाँ पर 6 फ्लोराइड लिगेंड है, PTF6 यहाँ 6 फ्लोराइड लिगेंड। दो तरीके में बोलूंगा इसको एक्सप्लेन करने के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर साइज वाले फैक्टर। क्या साइज? पीटी का साइज क्या है? बड़ा। अच्छा, ये साइज वाला कहाँ से आया था मेरे दिमाग में? ये कहीं ना कहीं वहां से आया था, आपको अगर याद होगा SF6 और SCl6 जैसे स्ट्रक्चर्स में से ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता। VSEPR थ्योरी, फिर वहां रिपल्जन की बात करी थी, याद आया? तो उसी वजह से पीटी का साइज बड़ा है। ड्यू टू लार्जर साइज ये क्या कर सकता है? इट कैन अकोमोडेट 6 फ्लोराइड। क्योंकि देखो ये आपका इतना बड़ा साइज, यहाँ पर कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, ये आपके आ गए और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। वैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये आ गए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये दोनों जो लोग हैं क्लोज हैं, तो क्लोज है तो मतलब रिपेल करेंगे, तो यहाँ आपकी रिपल्जन ज्यादा देखने को मिलेगी। सो द पॉइंट इज कि अगर साइज हमारा बड़ा है तो फ्लोराइड आयन के जो बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा दूर हो जाएगा। तो फ्लोराइड और फ्लोराइड आपस में जो है वो थोड़ी सी दूर हो गए, डोर नहीं दूर, ठीक है। एक और लॉ, अगर ये दूर हो गए तो कहीं ना कहीं रिपल्जन कम, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने के चांसेस है। एक लॉजिक ये मेरे दिमाग में आया। दूसरा जो आई थिंक ज्यादा बेटर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज की 4D की फर्स्ट पार्ट में ही हमने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा। कोई भी लिगेंड आ जाए कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब सर, मतलब ये है कि कोई भी आ जाए आपकी डेल नॉट की वैल्यू काफी हाई होने वाली, ये बात करी अभी अभी फर्स्ट पार्ट में। तो स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा होगी, तो कोई सा भी लिगेंड आ जाए उसका डेल नॉट वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, तो ओवरऑल मेरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो हर हाल में ज्यादा ही होगी। दैट मीन्स ओवरऑल मेरा जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रिटी मच स्टेबल। सो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ओनली हम यहाँ बोलेंगे कि क्योंकि स्टेबल ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन हमारे पास ये PTF6 करेगा। वेरा निकल के केस में जो फ्लोराइड है वो एज अ वीक फील्ड लिगेंड करेगा, डेल नॉट कम होगा, CF ऐसी आपकी कम होगी। तो ये सारे के सारे आपके रीजन होने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चीज, ठीक है। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये हम कर सकते हैं। तो साइज का लिखिएगा आप और दूसरा इसका लिख दीजिएगा कि एक तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी है प्लेटिनम प्लस एक, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं कर पाता कौन? इन केस ऑफ निकल में, और प्लैटिनम में कर दिया जाता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन जो हमने जस्ट बात करी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इस वाले को कैसे अटैक करना चाहिए सोचते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस कहां पर है इन दोनों में? क्या डिफरेंस होगा लॉजिकली? सर लिगेंड अलग अलग, बिल्कुल सही। तो लिगेंड का कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा। एक जो लॉजिकल रीजन जो कभी भी दिमाग में आ सकता है वो ये है कि ये सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई एक्सेप्टर भी है, इतना हमें पता होता है, ठीक है। ये आदमी क्या है? ये सिर्फ सिग्मा डोनर है। तो कहीं ना कहीं रीजन यहीं से आ गया। एक तो क्या रीजन आया कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हमने इसको शायद मॉडरेटली की कैटेगरी में भी डाला था। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डोनेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन वाया बैक बॉन्डिंग। तो बहुत ही ज्यादा क्या बनाएगा ये? स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा विद एनीवन, नॉट जस्ट एफी। एफी का है हमें भाई, मुझे भी नहीं पता है डेटा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है इनका मन करा हो कल को ये कॉपर कॉपर कोबाल्ट कुछ भी बोल देंगे इसके साथ ये बनाता है ये नहीं बनाता है, ऐसे बोलने को क्या जा रहा है। तो अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि हाँ क्या हिसाब किताब। बाहर आ ये क्या है करीब? सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर नहीं है, तो क्या करेगा ये? वीकर कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा एज कंपेयर टू साइनेट। लॉजिक समझ में आ रहा है इन दोनों को? भले ही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये गरीब है बहुत छोटा कमजोर है, बट एक्सप्लेन अगर एग्जाम में करना है तो किस तरीके से हम सोचेंगे वही हमारे पास मैटर करता है यहाँ पर। अब ये डिफरेंसेस हमें देखने के क्या कहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो पहला आ गया यहाँ पर आपका ये वाला। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो NH3 के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये इतने ज्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इनकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्टेबल नहीं मिलते। तो अल्टीमेटली भाई जो बात रहेगी ना, स्टेबिलिटी की ही रहती है कहीं ना कहीं, कि इसके साथ बना रहा है इसके साथ नहीं बना रहा। आप बोलोगे भाई आयरन के जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अनस्टेबल होते हैं,
क्यों होते हैं वो बात की बात है, पर आप बोल दोगे इस सवाल को, पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए थी कि हाँ कहीं ना कहीं साइनाइड के साथ स्टेबल बना रहा होगा, और ये जो आपका अमोनिया है उसके साथ अनस्टेबल बना रहा होगा, तो तभी ऐसा हिसाब किताब होगा। फिर आप फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि हाँ क्यों है क्यों नहीं है। तो आप यहाँ पर डेल नोट भी ला सकते हो बिल्कुल, कि आपका यहाँ पर डेल नोट ज्यादा आ रहा होगा, इस वाले केस में डेल नोट कम आ रहा होगा, तो स्टेबिलिटी आपकी कम आएगी। दैट्स वाई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता। तो इन सारे रीजंस को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर ठीक ठाक फ्रेम हो जाएगा। देन यहाँ पर ये तो भाई साहब शायद पिछले लेक्चर में एग्जैक्टली बात करती है, वही आपका वही रोना धोना सेम सिंपल सा के इतने दूर से आ रहे हैं, 0.70% दूर होते हैं, 4/9 क्यों होता है, 2/3 आपके 6 में से 4 लिगेंड होगा इसीलिए, और लगभग लगभग ये 67% है इसलिए। तो ये सिंपल सा रीजन है, यूपीएससी लिख लेते हैं साथ में। तो बच्चे बच्चे को बता रखा है प्लेटिनम पैलेडियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 +2 में ही होता है हमेशा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपका, बोल देता हूँ मैं, टेट्रा एमीन प्लेटिनम 2, देन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, यहाँ पर आयरन 3 में है तो फेरेट 3। ठीक है जी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राइएमीन ट्राई नाइट्रीटो कोबाल्ट 3। ठीक है जी। देन इसको लिखते हैं, सो हियर यहाँ लिख देता हूँ उसका क्या आएगा है? हाँ, पेंटामीन कोबाल्ट 3 में ही होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। म्यू अमाइडो, फिर एक्वा आएगा, एमीन आएगा पहले, MnOP, हाँ एमीन आएगा, टेट्रा एमीन, हम्म कहाँ पे आ गया, मैं टेट्रा एमीन पर आ गया। फिर उसके बाद पानी, हाँ एक्वा कोबाल्ट, ये भी 3 में ही होगा मेरे हिसाब से, 3 में ही होगा। फिर क्लोरिडो क्लोराइड, सॉरी क्लोरिडो नहीं क्लोराइड आएगा, तो इसको क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद। तो हाँ ये होगा मेरे हिसाब से, इसको देखेंगे तो वही आपका ट्रिस इथाइलिन डायमीन, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। फिर कोबाल्ट 3 क्लोराइड, खत्म। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा इसमें, यूपीएससी का सामान है। पहले इसको देख लें यहाँ पर किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पर +3, सब कुछ क्या सेम है यहाँ पर, हाँ सेम है। क्या अलग है, लिगेंड अलग है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, ये खत्म, आ गया आंसर। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ क्या सेम है सर, लिगेंड सेम, मेटल सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, नंबर अलग है। तो अब सर कैसे आंसर करेंगे, तो बेटा पता करो कि ये ऑक्टाहेड्रल है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो। तो क्रोमियम +2 की अगर हम बात करना चाहें, इस क्रोमियम कब आता है आपके पास, का एटॉमिक नंबर होता है 24, है ना जी। तो 3d4 करेक्ट, तो DsP2 बन जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर बन गया। और अगर स्क्वायर प्लेनर बन गया, बच्चा बच्चा बता देगा क्या स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। आई होप सो मैंने स्क्वायर प्लेनर सही निकालो, उसमें तो कोई गलती ना करियो। क्रोमियम +2 ही है, हाँ तो +2 है तो 3d4 ही होगा, हाँ मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हम आते हैं इस पे चिलेट इफेक्ट पर। तो भाई चिलेट इफेक्ट इज बेसिकली अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब होता क्या है, चिलेट इफेक्ट का सिंपली मतलब ये होता है, हमारे पास कोई भी मल्टी डेंटेट लिगेंड होता है, तो वो मल्टी डेंटेट लिगेंड अलग अलग डोनर साइड से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो क्या कर लेता है, रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। अब ड्यू टू दिस रिंग फॉर्मेशन इज नोन एज स्टेबिलिटी, तो सॉरी क्या बोलते मैंने, इतना गलत बोला है, मतलब मुझे भी शर्म आ रही है बोल के। दिस रिंग फॉर्मेशन इज स्टेबिलिटी, दिस रिंग फॉर्मेशन इज नोन एज चिलेशन, एंड द स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय दिस चिलेशन इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या बात करनी थी और, तो चिलेट इफेक्ट समझा दिया। अब ये जो चिलेट इफेक्ट है इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, कि आपकी रिंग साइज मैटर करती है, 3 4 5 5 6 7। ठीक है, जितनी ज्यादा रिंग होगी वो मैटर करती है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर ये 2 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। देन कैसे ये एंट्रोपी ड्रिवन है उसके बारे में देख लेते हैं, जस्ट हैव अ लुक। तो ये देख सकते हैं आप, Na ये क्या है, 6H2O, 3 इथाइलिन डायमीन से रिएक्शन कराएं, क्या बन गया यहाँ पर, ये ठीक हुआ क्या, रिएक्टेंट साइड में देखना कितने मॉलिक्यूल है सर, 1 और 3 4,
प्रोडक्ट साइड में सर 1 और 6 7। तो क्या है, मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए या नहीं हो गए? सिंपल सा बताओ। हाँ सर हो गए, दिख रहे हैं 4 से 7 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी रैंडमनेस भी बढ़ती है। बच्चा बच्चा बता देगा इस बात को, बचपन में क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। अगर रैंडमनेस हमारी बढ़ गई तो हमारी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो आप सभी लोग लिखोगे ये वाला फॉर्मूला और उनको बताओगे अगर हमारी एंट्रोपी बढ़ती है ना तो हमारा डेल्टा जी टुवर्ड्स नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाती है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रही है, अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ जा रही है तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे साथ ये होगी। अगर रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि मतलब स्टेबिलिटी आ गई कहीं ना कहीं, तभी जा रही है रिएक्शन। तो आपकी स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस हो रही है रिएक्शन, तभी। तो बस हो गया ये चिलेट इफेक्ट से आप ये बता सकते हैं। अब एक एग्जांपल यार मैं देख लूं, कुछ बच्चों का मेरा डाउट भी था एक आध, तो मैंने कहा था यार इसी एग्जाम्पल इसी सवाल में मैं समझा दूंगा। वो इथाइलिन डायमीन और इथाइलिन ट्रायमीन वाला है, कुछ मतलब परेशान कर रहा है कुछ बच्चों को। मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था। आई थिंक ये है कोबाल्ट। ये आ गया एक। और ये डाइथाइल ट्रायमीन, दैट इज ये आ गया। इस टाइप का सवाल कहीं पहले भी किसी सवाल का। इसका स्ट्रक्चर देखो, डाइथाइल ट्रायमीन का। तो या तो ये डाइथाइलिन ट्रायमीन भी हो सकता है वैसे तो। इसका स्ट्रक्चर देखो यार ऐसा है गाइस। तो सबसे पहले ये जो इन लोगों ने यहाँ आपके डीओ के पेपर में एक दो बार सवाल दिया है, ये गलत दिया है। यहाँ पर टू आना चाहिए लॉजिकल। क्यों आएगा बात आपको खुद ही पता लग जाएगी। अब देखो जरा, यहाँ कोबाल्ट आएगा, ठीक है। और एक यहाँ से देखो। मैंने ऐसी टेढ़ा मेढ़ा बनाया, आप लोग देख फील कर सकते हो। 1 2 3 4 5 मेंबर टर्न, 1 2 3 4 5 मेंबर, समझ में आई बात? तो एक लिगेंड यहाँ पर, एक ही लिगेंड यहाँ पर क्या ज्यादा रिंग बना रहा है? अगर आप इथाइलिन डायमीन में बात करोगे, अगर आप इथाइलिन डायमीन में बात करोगे तो आपको पता है ये कितनी रिंग्स बनती है? सर एक ही रिंग बनेगी। एक ही रिंग बनती है ना, या 5 की? हाँ सर। और इस केस में आपकी दो दो रिंग्स बन रही हैं। एक लिगेंड दो रिंग्स बना रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? ऑब्वियसली तो पीछे यहाँ पर आपको चिलेशन में आई थिंक ये बात करी थी ना मैंने, मोर रिंग्स। तो जितनी ज्यादा रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी साहब। तो इसमें भी आप जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पर एक लिगेंड मल्टीपल रिंग्स बना पा रहा है, मल्टीपल चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार ये आंसर होना चाहिए, और इसको आप प्लीज 2 कर लीजिएगा। बाकी आई डोंट थिंक इसका और कोई रीजन होगा, बट यही लॉजिक लग रहा है। अगर कुछ और लॉजिक लग रहा हो तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, और मैं फिर उसको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। अगर मुझसे कुछ इसमें गलती हुई होगी तो प्लीज बता दीजिएगा जल्द से जल्द। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। सो दैट अगर कुछ भी अपडेट आए, वैसे भी मतलब मैं और गलतियां बताता रहता हूँ अपनी, क्या ही मुझसे मिस्टेक होगी, तो वहां पर आप वैसे भी ज्वाइन कर ही लिएगा। अगर नहीं करा अभी तक, नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, पर वहाँ अपडेट्स काफी ज्यादा मैं करता रहता हूँ। जो भी मिस्टेक वगैरह बच्चे बताते हैं ना वो हो ही जाती है यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होंगी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ कोबाल्ट +2 है क्या ये वाला? या ये भी +3 था? एक बार ये भी देख लूंगा। नहीं +3 है, ठीक है ये। ठीक है, तो चिलेट इफेक्ट का आई थिंक ये हिसाब किताब था, और ये समझा देंगे, ये भी हो गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्या करना है यहाँ पर, तुरंत से पहले लिख लेते हैं। यहाँ कोबाल्ट है 3 है, नाइट्रीटो O है, ध्यान से, मतलब ऑक्सीजन डोनर है। कितने? एक ही है। पेंटा एमीन सल्फेट SO4। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले देखूं, +3 -1, नेट क्या हो जाएगा? -2 है ना, सॉरी +2 हो जाएगा। तो +2 इस पे, -2 इस पे, क्रिस क्रॉस, ठीक है सही बना है। इसकी बात अगर हम करें, पोटेशियम, ठीक है। क्रोमियम है सबसे पहले, ठीक है क्रोमियम लिख दिया। देन वी हैव इज एमीन, एमीन लिख दिया। डाइसाइनिडो, मतलब दो साइनाइड आ गए। देन डाइऑक्सीडो है ना, डाइऑक्सीडो। तो ऑक्सीडो ही लिखा है ना, मैं देखने वाले यहाँ पर साइनिडो डाइऑक्सीडो, तो ऑक्साइड आयन है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर ऑक्सीडो लिख दिया। और फिर पर ऑक्साइड, तो एक पर ऑक्साइड लिंकेज है, सो पर ऑक्साइड इज बेसिकली दिस आदमी। ऐसा कर सकते हैं इसको, ऑक्सीजन के वो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। आई होप सो मैं सही लिख रहा हूँ। फिर आ गया क्रोमेट। तो आओ जरा ध्यान से देखते हैं। दिस आदमी +6, ये 0 में है, ये -2 कंट्रीब्यूट करेगा। ऑक्साइड कितना करेगा? एक ऑक्सीजन पर O2 नेगेटिव होता है ना बेटा, तो ऑक्साइड आयन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन पर -2।
बट पेरोक्साइड में ऐसा नहीं होता। पेरोक्साइड में क्या होता है सर, आप बताएंगे ना तो। सॉरी, गलत कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। एक ऑक्सीजन पर -2, दो ऑक्सीजन पर -4 होगा, तो यहाँ -4 आएगा। कौन कर रहा है गलतियां? पेरोक्साइड आपको पता है O2 नेगेटिव H2O2 के बारे में, तो एक पेरोक्साइड है तो यहाँ 2 माइनस। तो ओवरऑल चार्ज निकालने जरा कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पर, तो 6 और 6 0 -2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपल। तो मेरे हिसाब से ये बनेगा, तो ये अच्छा सवाल यहाँ पर इन्होंने बना दिया था। देना हो यहाँ पर म्यू अमाइडो और म्यू हाइड्रोक्साइडो बना दिया। कोबाल्टे कोबाल्टे दोनों साइड। कैसे सर? आपको दोनों साइड बेटा बिस लिखा हुआ है ना। फिर टेट्रा एमीन है, तो मतलब यहाँ भी NH3 4 है, खत्म। कोई आसान, बहुत आसान है, ऐसा तो हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। टेट्रा पाइरिडीन, ओके। प्लेटिनम, प्लेटिनम है, और 4 पाइरिडीन, ठीक है। और टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, अच्छा। तो टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, तो हाँ हमें पता है यहाँ पर नेट चार्ज आएगा आपका 2 माइनस, यहाँ पर +2, तो ठीक है, ये ऐसे ही बन जाएगा डबल कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम टेट्रा फ्लोरिडो आर्जेंटेट, टेट्रा फ्लोरिडो आर्जेंटेट, तो अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें, सिल्वर +1 में है, ये -3 में, तो ओवरऑल नेट चार्ज -3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, खत्म। बहुत आसानी से यार, नेट चार्ज वाला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं नेट चार्ज निकाल लेता हूँ, क्रिस क्रॉस मेथड लगा देता हूँ, बचपन में जो करते थे नाइन्थ क्लास में। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट बतानी है यूजिंग रिएक्शन पाथवे। तो क्या बात हमने करी थी कि हमारे जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, SN1 SN2। SN1 में क्या होता है, हमारे पास जो है वो पहले लिगेंड चला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज। SN2 में हमारे पास जो है वो लिगेंड जाने वाला नहीं जाता, बल्कि पहले आने वाला आके जुड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देता है। फिर हमने डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव के बारे में बात करी थी। तो डिसोसिएटिव में मतलब वही आपका पहले कहीं ना कहीं मेटल लिगेंड का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है, तो पहले आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जैसे कि RDS में यू गाइस कैन सी यहाँ पर एक आपका L लीविंग ग्रुप था, वो आपका लीव करके चला गया, तो आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन गई। और ये क्या है, ये जो फॉर्म बनी है इसमें आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डिक्रीज हुआ है, एंड देन अल्टीमेटली कोई एक एडिशनल आने वाला लिगेंड ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने देखा था क्या होता है, दैट इज एसोसिएटिव में। तो एसोसिएटिव में हमने बात करी थी कि RDS क्या होता है, जहां पर हमारे पास आने वाला पहले जुड़ता है, बाद में जाने वाला चला जाता है ना। जो समझाना है, हमें ये समझाना है सबसे पहले रिएक्शन पाथवेज आप ये दोनों बताते हो, ये इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है। वैसे 5 नंबर के सवाल तो ये डिजर्व नहीं करता, इसी वजह से मुझे पेपर बड़ा अटपटा सा लगा था कि यार आप इतना मतलब कैसी चीजें पूछ रहे हो 5 नंबर में, मतलब कोई चीजें 5 नंबर में पूछने वाली तो चीजें नहीं है यार एटलीस्ट। अब ट्रांजिशन स्टेट में बताऊंगा तो बच्चा बच्चा मुझे SN1 और SN2 से बता देगा सर। ट्रांजिशन स्टेट अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो ना, जिन सर ने पेपर बनाया है, तो आपका SN1 और SN2 से ही ट्रांजिशन स्टेट एक्सप्लेनेशन करी जा सकती है आराम से। अब उसमें और 5 नंबर में क्या इनोवेशन करके लिखा जाए, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। मतलब आपके पास बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, बट स्टिल यू गाइस डिग्रेड द क्वालिटी ऑन योर ओन। पेपर की क्वालिटी खुद ही डिग्रेड कर दी जाती है कि अटपटे सवाल करके, कि बच्चे को कहानी मजबूरन कहानी लिखनी पड़े। और ऐसे बच्चे जो कंसेप्चुअल चीजें भी ना पढ़ के आए हो ना, वो भी कुछ बना बना के लिख देंगे ना, उनको भी नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा यार अच्छा तरीका नहीं है पेपर बनाने का, ऐसे मतलब थोड़ा तो सेंसिबल वे में पेपर बनाना चाहिए। आप ट्रांजिशन स्टेट, अब भाई ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और इंटरमीडिएट, भाई इंटरमीडिएट नाम से ही पता लग रहा है बीच में कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है आपको यहाँ पे दिखा दिया मैंने Ma5, यहाँ पर दिखा दिया मैंने Ma5L3, तो अब आप इसमें क्या बताओगे, इंटरमीडिएट के बारे में क्या बताना चाहोगे। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जब भी कोई इंटरमीडिएट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से कुछ रिएक्टेंट बन रहा हो, उसके बीच में एक स्टेट जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो, विच शोज कि आपका कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड या तो ब्रेक हो रहा है या फिर बन रहा है, या एक ब्रेक हो रहा है एक बन रहा है। SN1 SN2 सेम चीज है यार। मतलब इसमें मैं क्या बताऊं, आप खुद ही बता दो मुझे। अगर आप कुछ को कुछ मतलब आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, हाँ अगर आपके पास कुछ इसमें वो ना डिफरेंशिएट फॉर्म में या शॉर्ट नोट का पॉइंट हो तो मुझे भेजना, मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर भेज दूंगा। तो भाई कम से कम पता तो लगे, मतलब मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा कि मैं ये सारी चीजें सोचूंगी कितना बड़ा मैं आंसर इसमें करवा सकता हूँ। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आप ये मैकेनिज्म लिख के आ जाना, इसका इंटरमीडिएट बता देना, ये बन गया। एनर्जी लेवल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि आपके बेसिकली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज बेसिकली एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है तो इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। इस यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब और क्या बोल सकता है इंसान। और मेरी समझ नहीं आ रहा मतलब कैसा इन्होंने वो करा था ये। मैं भी पता नहीं क्या ही करके आऊंगा, मुझे खुद याद नहीं आ रहा।
अब देख के सोच रहा था मैं, यार ये पेपर मैंने कैसे दिया, मतलब मैं कैसे दे सकता हूँ ये पेपर, मुझे तो मतलब कि कुछ सो हो जाना चाहिए था। अब नेक्स्ट पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर लिगेंड्स के बारे में हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी। अच्छा, लिगेंड फील्ड थ्योरी का वो ले आता हूँ फटाफट। सो लेट जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पर अगर हम बात करें पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर लिगेंड्स के बारे में, जैसा कि हमने देखा था इनिशियली नॉर्मल डायग्राम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर T2G हमारे नॉन बॉन्डिंग में रहते हैं जब हम नॉर्मल कोई भी सिग्मा डोनर लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज T2G की ओरिएंटेशन ही ऐसी है कि वो पाई बॉन्ड ही बना सकते हैं। ये बात हमें पता ही है। बट इन केस ऑफ पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर, तो वहां पर हमारे T2G को ऑपरेट होना पड़ेगा, दैट इज वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो अब वो बॉन्डिंग में किस प्रकार पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक। यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियली अगर हम बात करें, यहाँ पर ये प्रॉपर वाला डायग्राम ले आए, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है, कोई ऐसा लिगेंड है जो क्या होना चाहिए आपका पाई एक्सेप्टर है। पाई एक्सेप्टर का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा ये सॉरी बड़ा कर पाई डोनर, सॉरी, तो पाई डोनर लिगेंड वाला केस है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें पाई डोनर है, मतलब वो करेगा क्या, उसके पास एक से ज्यादा अगेन लोन पेयर होगा। तो ऐसे लिगेंड जो हमारे पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, उनके लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के T2G वाले एनर्जी लेवल काफी कम होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर द पाई डोनर वाले लिगेंड्स की, ये प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। फिर क्या होगा यहाँ पर T2G और EG के बीच का गैप इज योर डेल नॉट, हम सभी को ये बात ऑलरेडी पता ही है। अब होता क्या है, यहाँ पर कंबाइनिंग आपकी होती है, तो ये इससे कंबाइन करता है, इससे कंबाइन करता है, इन सच अ मैनर कंबाइन होता है कि T2G स्टार जो बनता है वो EG स्टार से नीचे होता है। जो T2G स्टार बनता है वो EG स्टार से नीचे बनता है। तो ये सेट ऑफ एनर्जी दैट इज T2G से EG तक का गैप कहलाता है डेल नॉट। और हमें ये ऑब्जर्व होता है कि यार ये गैप बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर गैप बहुत ज्यादा कम मतलब डेल नॉट बहुत कम, और अगर डेल नॉट हमारा काफी कम हो गया तो अल्टीमेटली पेयरिंग एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, और पेयरिंग नहीं होगी मतलब एज अ स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। देख रहे हो कितना बढ़िया वो करा है मैंने, पैराडॉक्स, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पर आते हैं, यहाँ जो लिगेंड्स होते हैं, इन लिगेंड्स का ये हिसाब किताब, ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हायर होती है एज कंपेयर टू मेटल का ये जो T2G और EG स्टार है इससे, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, अब यहाँ पर कंबाइनिंग होगी तो T2G स्टार आपका ऊपर निकल जाएगा एज कंपेयर टू सिग्मा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बोले कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका डेल नॉट नहीं होगा बेटा, T2G से EG, EG से T2G नहीं, ये हमने लेक्चर्स में भी बात कर रखी है बहुत डिटेल में। तो ये आपका डेल नॉट होता है, तो यहाँ पर आपकी जो डेल नॉट का मैग्नीट्यूड है बढ़ जाता है। तो यही समझाना था मैं, यही आपका बेसिकली वो डायग्राम जानना चाहते हैं कि आपको आता है या नहीं। तो आप ये डायग्राम बना दोगे आराम से और आगे बढ़ जाएंगे अपने घर की तरफ। फिर यहाँ पर कुछ लिखे भी हुए हैं, डोनर लिगेंड्स वगैरह, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहीं से हुई थी। ये वाला सवाल बहुत आसान है, ये आपके एसोसिएटिव क्यों जाता है, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उससे एसोसिएटिव अगर हम कराएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। अगर इससे बाई चांस डिसोसिएटिव करा लेते तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता बताना बेटा, सर वो हो जाता 3। जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भाई खतरनाक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कि भाई बहुत ही गरीबी आ जाती कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता। पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है, कर दोगे आप लोग, इसका मुझे भरोसा है, तो मैंने भी कर दिया था तो आप लोग भी कर ही दोगे। इसमें अगर बात करें इसमें डिसोसिएटिव क्यों होता है, भाई लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर ये 7 हो जाता किसी तरह से, नहीं सबसे पहले लिखें तो इन्होंने बोला है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से मतलब एसोसिएटिव डिसोसिएटिव जा रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 5 हो जाएगा। तो क्या नहीं होता, 7 नहीं होता। अगर ये 7 हो जाता तो भाई यहाँ पर रिपल्जन बहुत बढ़ जाती, बहुत इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी हो जाते और रिपल्जन भी बढ़ जाती, तो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती। बस ये समझा के घर निकल जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल का बच्चा बच्चा बना देगा गली का, चलते चलते आप किसी बच्चे से पूछेंगे ना इस वक्त कि भाई आप क्या ऑक्टाहेड्रल का बना देंगे, हो सकता है वो आपको बोले कि भाई मैं ऑक्टाहेड्रल क्या, मैं टेट्राहेड्रल का भी बना दूंगा। तो इस वक्त ये हालात हैं कि ये डायग्राम बच्चा बच्चा भी बना देगा, और तो मतलब मैं तो नहीं बनाने वाला, आप किसी बच्चे से ही पूछ लिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो यहाँ पे सिसो ट्रांस के बारे में भाई पिछले पे उसमें भी करा था, एक में आपका 2 मोल थायो यूरिया लग रहे थे और एक में आपके 4 मोल थायो यूरिया लग रहे थे। एक में सब सॉरी एक आइसोमर में सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, एक में नहीं होते। तो ये सिंपल सा था, यहाँ पर थायो यूरिया का आपका ट्रांसपेक्ट ज्यादा होता है, ये हमने सारी की सारी बात करी रखी। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट इसको करना है, कैसे करोगे जल्दी जल्दी बता दो, ये तो मुझे कोई भी बता सकते हैं। इसमें AgNO3 डालो क्या बन जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेट। इसमें AgNO क्या बन जाए, AgNO3 डालो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्या डालोगे, BaCl2 डालोगे, खत्म। समझ में आ गया, BaSO4 का व्हाइट और यहाँ पे AgI का येलो। आई होप सो मैंने कलर सही बोला, चेक कर लीजिएगा। आसान सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम छोड़ देंगे बैठ के, ये थोड़ा सही सही सवाल था।
सबसे पहले ग्लाइसिनेट होता क्या है? अब यार डायग्राम भूल गया मैं तो उसका। एक नाइट्रोजन डोनर था ग्लाइसिन। हाँ ग्लाइसिन क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है ना। कैसा होता है जरा देखना। हम्म। COH, ग्लाइसिन एलानिन। ग्लाइसिन में एक CH3 होता है या हाइड्रोजन होता है, याद दिलाना एक बार। मतलब इसको आप चेक कर लिएगा। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में मैं भूल गया कि एक्चुअल में CH3 आता है या हाइड्रोजन आता है। आई थिंक एलानिन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो मेरे हिसाब से ग्लाइसिन शायद यही है ना। नहीं होगा तो आप एक बार चेक कर लिएगा, बहुत से बहुत हाइड्रोजन होगा बट डोनर साइड चाहिए। तो होता क्या है, जो ग्लाइसिन आपका लिगेंड है उसको मैं अगर थोड़ा सा सलीके से बनाऊं, तो ये नाइट्रोजन डोनर वाला आदमी आ गया, और आपके पास यहाँ से इसने प्रोटॉन लीव किया होता है ग्लाइसिनेट, तभी इसको बोलते हैं। और यहाँ आई डोंट नो CH2 आता है या CH2 CH3 आता है, जो भी आता है मैं भूल चुका, मैं साफ बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, CH2 आएगा, CH कुछ और आएगा, तो आप जो भी आएगा इस जगह पर देख लीजिएगा, जो भी ग्रुप लगेगा हाइड्रोजन है, यहाँ से डोनेट करता है, यहाँ से डोनेट करता है, तो आपका क्रोमियम आएगा। ठीक है। अब मोटी मोटी बात जो ये है वो है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपका एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है साहब। तो इसकी ये खास बात है, तो एक नाइट्रोजन डोनर है और एक ऑक्सीजन। सो अगर हम यहाँ पर बात करें डायग्राम्स के बारे में, लेट्स जस्ट हैव अ लुक। क्रोमियम आ गया मेरे पास। ऑक्टाइडल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे ही बनाना होगा। अब एक मजबूरी मेरे पास ये है कि मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बराबर बराबर बनाना होगा, क्यों? क्योंकि वो साथ ही रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहीं पर ऑक्सीजन आना इज मैंडेटरी, और यहाँ पर हम रिंग को ऐसे दिखा दें कि हाँ ये आपस में ज्वाइन। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कोशिश करता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर आइसोमर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ क्या सारे नाइट्रोजन आमने सामने आ सकते हैं। तो लेट मी जस्ट ट्राई। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेशन लाना है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑरेंज से ही बनाता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये ले आए। फिर यहाँ पे फर्दर अगर हम बात करना चाहें तो इस बार यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन। ऑरेंज क्यों, ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्या तरीका है ऑरेंज का? क्या बोला था मैंने? यहाँ ऑक्सीजन यहाँ नाइट्रोजन है ना, शायद ये बन गया एक आइसोमर आपका। ये मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये सिस बोलोगे आप, इसको ट्रांस बोलोगे, तो आप बोलोगे ये आमने सामने सेम, आमने सामने सेम। तो ये आपका बेसिकली आमने सामने सेम वाले सिस होते हैं ना। हाँ। तो एक यहाँ पर अगर मैं और बनाने की कोशिश करूँ, इसका ट्रांस बनाते हैं, या इसकी पहले मिरर इमेज बनाने, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, फिर वो नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे। सबसे पहले ऑक्टाइटल में आप ये लाइनें बना लिया करो, जब भी ये रिंग वाला है ना थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अब इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं, तो मिरर इमेज की यदि हम बात करना चाहें, सो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ, और ये हिसाब याद भी बन गया। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर तो भाई ऑक्सीजन साहब ही रहेंगे। यहाँ आ चुके हैं हमारे नाइट्रोजन साहब, ये वाले नाइट्रोजन, ये वाले ऑक्सीजन साहब यहाँ, ये वाले नाइट्रोजन साहब यहाँ। तो मेरे हिसाब से यार ये एक मिरर इमेज इसकी बनती हुई नजर आ रही है। सही बनी है या नहीं सर? लग तो सही रही है। ठीक है। ठीक है भाई। नाउ दूसरा केस कोशिश करते हैं बनाने की। सो दैट इज क्रोमियम अगेन, ये येलो। यहाँ पर सबसे पहले 6 वो लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने क्या करा, आमने सामने। अब इस बार कोशिश करते हैं कि हम आमने सामने सबको अलग रख सकते हैं, ये कोशिश करते हैं। तो ये अगर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो पहली रिंग तो मुझे सेम ही बनानी होगी। इसके सामने मैं कोशिश करता हूँ यहाँ इस बार ऑक्सीजन ले आऊं। इसके सामने मैं कोशिश करता हूँ यहाँ नाइट्रोजन ले आऊं। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लाया तो यहाँ नाइट्रोजन ही लाना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन ही लाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ यार बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो इसकी भी मैं क्या मिरर इमेज बना सकता हूँ? देखते हैं एक बार। बिल्कुल बनाई जा सकती है इसकी भी मिरर इमेज। मानते हो या नहीं इस बात को? हाँ सर मान तो रहे, कौन कह रहा है मान ही रहा, इतनी देर से आपकी मानते हैं हर बार। हाँ माननी भी चाहिए यार, नंबर आए थे थोड़े बहुत मेरी मानते हो तो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो आ जाते होंगे। ज्यादा की तो मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं देता, ऐसे दे दिया। अलग अलग रहा है। तो मिरर इमेज बन गई यार। तो बन गए मेरे हिसाब से यार, ये आइसोमर्स पॉसिबल है। तो यहाँ देख सकते हैं ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो जब आमने सामने सब कुछ अलग हो तो अब क्या बोलते हैं हम? ट्रांस है ना। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए पूछता रहता हूँ। ट्रांस, ये वाला क्या है आपका सिस। तो ये आइसोमर्स बनने चाहिए मेरे हिसाब से 4। तो ठीक ठाक सवाल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सिस विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, यहाँ पर भी आपका ये सिस ही फॉर्म इसको मैं बोलना चाहूंगा। मिरर इमेज है। कैसे आपको ये बोल सकता है क्या ये आपका ये इनएंशियोमर होगा? तो इस वाली इमेज को उठाओ, इसके ऊपर रख दो, बताना जरा नॉन सुपर इम्पोजिबल है नहीं? हाँ सर बिल्कुल नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एनएंशियोमर है, पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है, खत्म। सेम इस वाली को उठाओ, इसके ऊपर रखो, क्या फिट हो रही है? एकदम उठा के ऐसे ही रखना, पलट के नहीं, कोई तो घुमा के, भाई घुमा के तो ये इमेज बनाइए, ऐसे उठा के रखो। क्या आपको
सुपर इम्पोज होगी, नहीं सर नॉन सुपर इम्पोज वाले बन गए, तो मेरे हिसाब से यही बनने चाहिए। अपनी राय जरूर देते जाइएगा। बाकी ठीक ठाक सवाल था। क्या है ये? डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहा है। कुछ बताने की जरूरत है इसके बारे में? कुछ एक चीज छोटी सी अगर बताने की जरूरत है तो आपको मतलब फिर अब तक तो यार शर्म आ जानी चाहिए। देखो मतलब पूरा सेमेस्टर हो गया, जेटीडी को अगर आप कह रहे हो तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी। इसके बारे में चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आओ इसके बारे में स्लाइड लाऊंगा मैं जेटीडी की। नहीं लाया नहीं, मैंने कहा हटाओ यार, स्लाइड ही नहीं लाया, तो छोड़ो। तो आई नेगेटिव हैज हायर ट्रांस इफेक्ट देन दिस, एक्सप्लेन। सोचिएगा, इन्होंने एक चीज हमें बता दी कि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इससे, हमने कहा ठीक है। सिमिलरली इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इससे, हमने ये भी बोला ठीक है। कैसे हम एक्सप्लेन करें? सोचो। तो सर अब ट्रांस इफेक्ट के बारे में हमने कुछ ऐसा तो पढ़ा नहीं कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कैसे बताएं हम। तो आप सोचो ना बेटा, ये तो बोल रहा हूँ। याद करो वो दिन जब हम थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट पढ़ लेते। कर लिया। कौन सी थ्योरी पढ़ी थी सर? दो, एक पोलराइजेशन और दूसरी पाई बॉन्डिंग वाली। सर बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ रिलेट हो पाया अब? हाँ सर अब तो हो पाया। तो ये सवाल अच्छा सवाल मैं बोलूंगा इस पेपर का, शायद एक लौता अच्छा सवाल इसको मैं कंसिडर करना चाहूंगा कि ये आपका जो सवाल है ये आपकी पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट पर बेस्ड है और ये वाला आपका पाई बॉन्डिंग थ्योरी पर बेस्ड है। सर कैसे? तो बात ये बोली थी उन थ्योरीज ने कि पोलराइजेशन थ्योरी बेसिकली आपका अगर साइज लिगेंड का बड़ा होता है तो ज्यादा पोलराइजेशन होती है। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? सर बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो साइज किसका ज्यादा है? आयोडाइड का। तो अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफर, आई होप सो मैं थ्योरी का नाम गलत ना ले रहा हूँ, मतलब भूल गया हो सकता है गलत से, बट जितना मुझे याद आ रहा है वो यही थ्योरी का नाम था। पोलराइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग साइज अगर ज्यादा बड़ा, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप बना के भी दिखा देना कि मान लो ये आपका Cl है और यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है L, ठीक है। उसके साथ कुछ आप ऐसे यहाँ माइनस माइनस दिखा दो। फिर आप दिखाना, आप यहाँ आयोडीन बना देना, यहाँ इसको बड़ा सा डब्बा बना देना, मतलब गोला बना देना क्योंकि बड़ा साइज है, और यहाँ लिगेंड, और आप दिखा देना यहाँ पे इतना ज्यादा नेगेटिव आएगा तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। तो इस वजह से आयोडाइड आयंस आपका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। समझ गए ना लॉजिक? बस समझ गए, डायग्राम बनाते ही समझ गए मेरे हिसाब से। जो ये डायग्राम बनाते ही नहीं समझा मतलब कुछ तो दिक्कत है। दूसरा इधर आओ। दूसरा क्या है भाई? यहाँ पर क्या बोलती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी कि भाई सीओ जो है ना, क्या शो करेगा ये आपका? बैक बॉन्डिंग शो करेगा। और बैक बॉन्डिंग से करता क्या है ये? अपने, और अगर यहाँ पर मान लो CO है, यहाँ पर ये मेटल है, यहाँ पर कोई लिगेंड है, ये अपना और इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लेगा, ये इसके पास आने लगेगा। और अगर ये खुद पास आने लगेगा तो सामने वाले को दूर करने लगेगा। ये वाली बॉन्ड लेंथ कम, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा। कौन सी? जो उसके ट्रांस में इंसान होगा। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली भाई बॉन्ड वीक हो जाएगी। तो ये आप पाई उसकी। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे कि मेरे हिसाब से इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने वो देखा था ना, पोलराइज दो थ्योरीज के बारे में शायद शॉर्ट नोट था। इस बार इन्होंने थ्योरी नहीं पूछी, ये अच्छा काम कर रहा है। एक लौता अच्छा काम, एक लौता 2.5 नंबर का अच्छा प्यारा सवाल इन्होंने इस पेपर में दिया कि थ्योरी नहीं पढ़ी, उसका एप्लीकेशन पूछ। तो थोड़ा सा दिमाग वाली चीज से अच्छा हो। यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट्स बनाने हैं। आओ जी प्रोडक्ट बनाते हैं साथ में। PTCl4। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या PTCl4 नेगेटिव में ट्रांस इफेक्ट लग रहा होगा या नहीं? बस इतना सोच के बताओ। सोचो, क्या PTCl4 टू नेगेटिव में ट्रांस इफेक्ट लग रहा होगा या नहीं? जिसने भी यस बोला तो फिर क्यों बोला, जिसने भी नो बोला उसने क्यों बोला? जरा सोचिएगा 5 सेकंड रुक के, रीजन सोचिए ना। ट्रांस इफेक्ट, तो अगर मैं बात करूं ट्रांस इफेक्ट की, थ्योरीज के बारे में ही सोचिए। पोलराइजेशन में कहीं ना कहीं साइज का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरे में कहीं ना कहीं आपका जो है वो पाई बॉन्डिंग वाला लिगेंड है। तो कहीं ना कहीं जब लिगेंड अलग होगा ना यार, तभी आपका ट्रांस इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। सेम लिगेंड में आपका नेट डाइपोल मोमेंट ही 0 है, तो आपका सारे के सारे लोग बराबर हैं एक दूसरे के लिए, सारे के सारे एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो जब भी ऐसा हिसाब किताब हो, या तो आपका ये वाला सिस्टम हो या फिर अगेन आपका फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऐसा कंपाउंड होता है जो ट्रांस प्लेटिन है, यहाँ पर भी राइट नाउ ट्रांस इफेक्ट कोई खास नहीं लगेगा। रीजन बिंग, सॉरी 2 आना चाहिए, नहीं 3 सही। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि यार आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। इसके बाद जब कुछ सब्सटीट्यूशन होती है ना, जब आमने सामने अलग अलग हो जाते हैं, तब ट्रांस इफेक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला आपका ये हो गया। अब मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। जब भी हम ये रिएक्शंस कराते हैं ना, जब भी हम ये वाली रिएक्शंस कराते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा। आपने जो रिएक्टेंट बनाया है पहले स्टेप में, सॉरी पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनाया है, वहां पर कोई जो भी ग्रुप लगा है उसको हम कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करते।
जितना मैंने ऑब्जर्व किया, अब इसका लॉजिक मेरे पास भी खुद नहीं है क्योंकि मैं ढूंढ नहीं पाया, बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप ट्रांस इफेक्ट आपको यहाँ पर नहीं लगाना है उस ग्रुप में जिस ग्रुप को आपने पहले स्टेप में बनाया हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर आई हैव मेड NH3 लगाया है, कोई भी एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ट्रांस इफेक्ट का गेम नहीं था पहली रिएक्शन। अब ट्रांस इफेक्ट का गेम लॉजिकली लगना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से Cl का ज्यादा होता है जितना मुझे याद आ रहा है ना, तो NH3 हट जाना चाहिए था। बट पता नहीं है क्यों नहीं करवाते, मैं भूल गया इसका लॉजिक। मुझे वैसे तो लॉजिक कायदे से ढूंढ के लाना चाहिए था, बट टाइम थोड़ा कम था और मैं खुद भी, मुझे भी अभी याद आ रहा है कि अब यार ये भी तो ढूंढना था, तो वीडियो बनाते टाइम आ रहा है। तो छोड़िए, मतलब आप इस बात को याद रख लिएगा कि फर्स्ट, या आपको लॉजिक पता हो तो मुझे बता दिएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और बढ़िया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि फर्स्ट रिएक्शन जब होती है उसमें कुछ अगर हमारा प्रोडक्ट बनता है, या कोई भी बैक रिएक्शन में जो हमारा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम नहीं करते, उसके अलावा दूसरे वाले को करते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और आई थिंक कुछ ना कुछ एप्लीकेशन वगैरह में भी हमने इस टाइप की रिएक्शन देखी थी अपने थ्योरी वाले लेक्चर में। तो ये यहाँ पर ठीक है, हो गया। ट्रांस इफेक्ट का ये ऑर्डर है। क्या है ऑर्डर में? क्लोराइड है, हाँ आ गया, अमोनिया है, फिर आपका थायोयूरिया अच्छा काफी आगे है, और क्या है आपका C2H4 ये रहा। तो ये इसका तो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, यार VBT, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हमने बातें कर ली, क्या अब हम VBT वाली बातें कर सकते हैं? करनी तो नहीं चाहिए सर आपको, मतलब लॉजिकली। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकल D8 है, D8 है तो क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी। ध्यान से सुनिएगा, सोचना एक बार, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका यार सवाल मुझे ठीक ठाक लग रहा है D8 देखते ही, क्योंकि 6 वाला कॉम्प्लेक्स है ना। ध्यान से सोचिएगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या होगी इसकी? व्हाट डू वी कॉल इट एज, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। इन्होंने VBT के अकॉर्डिंग क्यों पूछा? वैसे लॉजिकली इन्हें VBT के अकॉर्डिंग नहीं पूछना चाहिए था। सोचिएगा आप जरा, मैं इसका निकालूं। क्रोमियम यहाँ +3 में है, तो +3 में है, इसका मतलब D3 होगा। तो ये तो आपका क्लियरली sp3d2 आ रहा है। सॉरी, गलत बोल गया, D2sp3 आ रहा है। और यहाँ कोई मैग्नेटिक मोमेंट की भी अगर हम बात नहीं कर सकते कोई खास, तो यहाँ अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ हम यही बात कर सकते हैं कि ये D3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3, तो हाँ खतरनाक पैरामैग्नेटिक हो। बट इसकी VBT के अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ ना, जैसे D8 है, जनरली VBT सिर्फ इतना बोलती है कि पेयरिंग होगी। VBT ने ये नहीं बताया T2G और EG में पेयरिंग होगी। तो लॉजिकली बच्चा क्या करेगा, अगर VBT के अकॉर्डिंग मैं चलूं या मैं भी चलूं, तो मुझे भी लग रहा है ऐसे ही जाना चाहिए VBT के अकॉर्डिंग। बट हमें ये भी पता है कि DSP3D नाम की कोई हाइब्रिडाइजेशन तो होती ही नहीं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो लॉजिकली हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d2 होगी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की। सही आ रहा हूँ मैं? नहीं, आई होप सो। यहाँ 6 ही होगा, अगर 4 होगा तो भाई गेम ही खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब हमारा दी एंड हो जाएगा। अगर आई होप ये 6 ही हो, बस इनसे मिसप्रिंटिंग ना हुई। तो अगर sp3d2 होगी तो इस खाली डब्बे का क्या करेंगे? दैट इज अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू VBT सवाल करा है मैंने सिर्फ। CFT का सवाल, अभी CFT का आर्गुमेंट अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आई ना आर्गुमेंट क्या है। D8 है, हमने कहा यार पेयरिंग बता देती बस VBT, और ऐसा तो नहीं बताती कि कहाँ पेयरिंग कहानी, तो हमारे हिसाब से ये है, तो क्या हम इसको अनपेयर्ड छोड़ दें? तो VBT ने तो ऐसी एक्सप्लेनेशन दी। यहाँ अब मैं CFT पर आऊँ, तो CFT के अकॉर्डिंग आप लोग बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैंने कहा है, तो 1 2 3 आपने पढ़ दिया, ठीक है। तो मैंने कहा बताओ क्या करो, आप बोलोगे पेयरिंग करा दो, मैं कहूंगा सही करा दी। 6 हो गए, अब 7वां, अब 8वां, अब 9वां 10वां जहां जा रहे तो ये डेल नोट आ जाएगा। तो CFT के अकॉर्डिंग तो मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ अनपेड यहाँ 2। बट VBT के अकॉर्डिंग क्या करना है वो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आई होप इन्होंने ये सही बनाया हो, बस कॉम्प्लेक्स। आप लोग अपनी राय जरूर देके जाइएगा। CFT के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बट VBT ने क्या ऐसा कहा था जो मुझसे मिस हुआ है, जो मैं इस सवाल में अप्लाई नहीं कर पा रहा, वो जरूर बताइएगा आज ही, ताकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूं। फिलहाल हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या बोलना है? CFSE निकालो D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जिसका ये दे रखा है। ठीक है, कितनी अच्छी इन्होंने एक बात करी है कि ना स्ट्रॉन्ग फील्ड बताया, ना वीक फील्ड बताया, ना हाई पेयर बताया, ना लो पेयर बताया। क्या करूं बताओ? जैसा आप बोलोगे वैसा कर दूंगा। मैंने शायद दोनों करके आया था जितना मुझे याद है। ये वाला सवाल तो याद ही होगा आपको, देखो K1 K2 K3 K4, ये क्यों हुआ था? देख लो यहाँ पर आपके सामने रीजन ही था कि यहाँ पर अचानक एंट्रोपी वाला फैक्टर आ गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, एंट्रोपी बराबर अपलॉस थे, बराबर बराबर बराबर। यहाँ एक्सट्रीमली 4 स्टेप में एंट्रोपी बढ़ गई थी। एंट्रोपी बढ़ी
कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज्यादा हो गई, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज। ऐसा हुआ डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव तो मतलब ज्यादा स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन ज्यादा फास्ट, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, मतलब के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर टू अदर्स। तो दैट्स वाई यहाँ पर वो तो ये आपको पता है ये बात, तो इस तरीके से आप इसको तो लिख देंगे। बट हमारी क्या बात चल रही थी, हाँ इस वाले की, कि D6 है, ऑक्टाहेड्रल है, पेयरिंग वगैरह इन्होंने बोल दी है, ठीक है मैं सब कुछ मान रहा हूँ। अच्छा अच्छा समझ गया, अब समझ, नहीं नहीं समझा, ये समझ गया, हाँ अब समझिए। देखो कितना बड़े सवाल थे, तो बड़े सवाल निकले। क्या ये चीज आपको यहाँ नजर आ रही है? 10 डेक्यूरल इज बेसिकली, और डेल नॉट होता है ना, तो जितना मुझे याद है 1 डेल नॉट मेरा हाँ 10 DQ के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो क्या ये चीज आपको नजर आ गई? हाँ। इस चीज का ये कौन सा केस होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? हाँ सर मान तो रहे हैं। दिख रहा है ना आपको, ये 2500 है, ये 15,000 है, क्या ज्यादा है? डेल नॉट एज कम्पेयर टू क्या? पेयरिंग। अच्छा करे तो दे सवाल हमने, हाँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब काफी पहले करा दिया ना, तो भूल चुका है आप। अब रट के थोड़ी बैठा हूँ, तो कर लेते हैं यार खत्म। तो D6 है, कौन सा केस बना है डेल नॉट ज्यादा वाला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। क्या होगा? यहीं भर दो सारे फॉर्मूला, 6 इंटू प्लस 0 इंटू पेयर को ही हम यहाँ पर, अच्छा पेयरिंग एनर्जी हम मानेंगे ना, कितने पेयर्स बने ध्यान से अब सोचो। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो कितने पेयर बनते? सर एक पेयर बनता। ध्यान से सुनना, डिफरेंस यहाँ बता रहा हूँ। काफी बच्चों को डाउट भी आ रहा था, ये कुछ कुछ कमेंट भी कर रहे थे, बिना समझे करते थे कुछ बच्चे, तो बिल्कुल ही कमेंट, मतलब लगता है कि यार ये तो कुछ थोड़ा तो दिमाग लगा के समझ लेते, या बीच में ऐसे ही देख लेते हैं, एक आध PYQ वीडियो देखने आए थे खाली, और वो थ्योरी नहीं दिखे, उल्टा कौन कर, क्या तरीका है। हम्म। तो क्या बात चल रही थी? अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या ये सिनेरियो होता? ड्यू टू वीक फील्ड लिगेंड मुझे बताओ कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कितने पेयर टोटल बने? सर यहाँ पर नॉट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, 3 पेयर बन गए, हाँ। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता तब कितने पेयर बन रहे होते? एक। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, कितने बने? 3। तो पेयर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्पेसिफिकली क्या मैं बोल सकता हूँ? 2 बनते। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं आता भाई, एक पेयर तो तब भी बनता ना, एक पेयर तब भी बनता। अब कितने बन गए? 3 बन गए, तो 2 एक्स्ट्रा बने हैं, तो यही बात होती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ 2P का फैक्टर लगाऊंगा। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो मतलब बढ़िया पढ़ के आया है पीछे से, जिसको नहीं आई वो थोड़ा सा देख लो भाई, मतलब क्या बोले। तो यहाँ पर 0.5, तो मैंने बता दिया 1 डेल नॉट बराबर 10 DQ, और 10 DQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500 प्लस 0 प्लस 2 इंटू P 15,000। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, 2500 इंटू ये आपका हो जाएगा कितना, कर देता हूं मैं कुछ, इंटू 4/4, तो 0.6। तो 0.6 को मैं कर रहा हूं 1 लाख से, तो मेरे हिसाब से 60,000 आ जाएगा, माइनस का 60,000, बाकी कैलकुलेशन तो आप देख लो, प्लस का 30,000। तो आपका नेट नेट माइनस की 30,000 आ जाएगी CFH। आई होप तो समझ आएगा, प्यारा सवाल था ये, अच्छा सवाल लगा मुझे इस पेपर का, एक और अच्छा सवाल। पता नहीं मैंने कर दिया होगा इसमें, मैं तो इतना बेवकूफ छोड़ दिया यार, ये तो कर ही देता था कंसेप्चुअल, वैसे कर ही देता था। अब ये देखो, कोई तरीका है इस सवाल को पूछने का? JTT 500 से 600 बार आप पूछ रहे हो, JTT के ही बारे में आप यहाँ पर बात करे जा रहे हो। अच्छा एक चीज यार मुझे बतानी थी, शायद पीछे वाला सवाल रह गया ना, कुछ तो कहेंगे हो। एक सवाल मुझे दिखा था, कहाँ है यार सवाल? को गया या आगे हो? स्प्लिटिंग ठीक है, ये हो गए, चलो इसकी बात कर ली। हाँ ये वाला सॉरी, इसको इसकी बात करी नहीं थी ना थोड़ी। तो क्या बात थी यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबल आपको डिस्टॉर्शन के लिए, आप JTT को एक्सप्लेन कर दोगे। अब ना जैसे इन्होंने बोला ये स्पेशल केस है ऑक्टाहेड्रल का, तो ये आपका, आपको पता है यहाँ पर जेड इन और जेड आउट वाले केस होते हैं, आप उनको एक्सप्लेन करोगे। जेड आउट का कब केस होता है? जब आपके ये जो ऊपर वाली एक्सिस है, दैट इज आई थिंक जेड एक्सिस वाले जो है, वो आपके जो लिगेंड्स है वो आपके दूर चले जाते हैं, ये आपके दूर चले गए। अभी अगर दूर चले गए तो कहीं ना कहीं आपको पता है क्या क्या डायग्राम में हुआ था, दैट इज जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वहां से अगर दूर जा रहे हैं, मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ रिपल्जन ज्यादा बढ़ रही थी, तो इनकी एनर्जी क्या हो रही थी? ज्यादा कम हो रही थी, तो जेड एक्सिस वालों की एनर्जी आपकी कम हो रही थी। मानते हो या नहीं मानते? याद है ना? हाँ सर याद है। अब स्पेशल केस ऑक्टाहेड्रल का इसी वजह से है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की डिस्टॉर्शन का इसी वजह से, क्योंकि ये जेड एक्सिस वाले इतनी दूर चले जाएं कि गायब ही हो जाएं। जेड आउट वाला केस बेसिकली क्या था कि आपके जेड एक्सिस के अराउंड जो है वो लिगेंड है वो दूर जा रहा है,
तो दूर चले गए थोड़ा सा, तो जेड एक्सिस वालों का जो जेड ऑर्बिटल्स वाले जो जेड के जो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी लोअर हो रही थी रिलेटिवली। मानते हैं इस बात को आप सभी लोग? बिल्कुल मानते हैं। तो डी जेड स्क्वायर जो है हमारा नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। अब वो इतनी नीचे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जेड वाले गायब ही हो जाते हैं, और जेड वाले अगर गायब हो गए तो फिर मतलब वो बिल्कुल ही उड़ गए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या है हमारे पास? स्पेशल केस है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। तो जेड वाले जो है यहाँ पर हमारे उड़ जाते हैं अचानक, तो जेड एक्सिस वाले गायब ही हो गए। तो प्रॉपर पूरा जेड आउट, जेड आउट की जगह आप बोलोगे इसको जेड वैनिश्ड, जेड वैनिश वाला केस यहाँ पर ये बन जाता है। तो जेड वाले गायब भी हो गए, तो डी जेड स्क्वायर और एक्सट्रीमली हमारे पास नीचे आ जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। और आई थिंक ये बात कर रखी है मैंने, तभी मैं इसको ज्यादा लेके नहीं जा रहा, क्योंकि वही यार कितनी बार बात है। तो क्या बोलना है, यहाँ पर आपके जो है वो ठीक है, यहाँ पर सब बराबर होते हैं, यहाँ पर नहीं। तो आप बोलोगे हाँ भाई कौन सी नई बात है, यहाँ पर आपका जो है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है? क्रोमियम है ना। क्रोमियम में बताना क्या होती है? D4 होती है। और यहाँ आपको JTD देखने को मिल जाता है। सही बोला है ना मैंने? हाँ ठीक है, बस आप बता के चले जाइएगा। इनर्ट और लिवाइल, क्या मतलब कोई तरीका है ये पूछने का? रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव CFSE के अकॉर्डिंग समझा दोगे? हाँ। एक लास्ट क्लास में जो सवाल इनकरेक्ट है उसको मैंने सही कर दिया था, वो देख लिया ना आपने? आई होप देख लिया होगा, तो उसको जरूर देख लिएगा। वेनेडियम वाला केस था वो, उसको बता दिएगा, CFT के अकॉर्डिंग बता दोगे। फिर इनर और ऑर्बिटल, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बताओगे क्या होता है। यहाँ पर इनर में आपका इन वाला डी लगता है और आउट वाला डी लगता है, ये एक आप चीज बताओगे खास बात। इंडिया में समझना, इंडिगो इन इन साइड वाला डी। तो एक बात है, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन पे आओगे, D2 sp3 sp3 D2, ठीक है। फिर आप बताओगे जनरली, वर्ड जनरली जरूर लिखना, कि ये आपके बनाए जाते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये बनाए जाते हैं बाय वीक फील्ड लिगेंड। 5 नंबर का लायक का नहीं है वैसे सवाल, एक ही पेज में डिफरेंस से ज्यादा कौन लिख सकता है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, तो ये लो स्पिन वाले, ये हाई स्पिन वाले। दो चार एग्जांपल लिख देना। हम्म, और क्या कर सकते हैं? बस इंसान इतना ही कर सकता है इसमें 5 नंबर के लिए। और कुछ अगर आप कर सकते हो तो बता दीजिएगा मुझे, कुछ यार डिफरेंस हो तो भेज दीजिएगा, देख लेंगे। ये था आपका CFT का, क्या ऑन द बेसिस ऑफ अगर हमें बताना हो कि कौन आपका ये आदमी है, दैट इज CFT के अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे कि जिनका एनर्जी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 12 DQ हो तो वो आपके इनर्ट होते हैं, और जिनका लेस देन आता है तो वो आपके लेबाइल होते हैं। तो रिएक्टिव और अनरिएक्टिव का यहाँ पर है। तो मैग्नीट्यूड की यहाँ पर हमने बात करी थी, क्योंकि जनरली नेगेटिव ही रहती हैं चीजें हमारे पास वैसे भी। और हमने क्या बात करी थी कि जनरली आपके जैसे D1 का हमने निकाला था, D2 का निकाला था, तो ये आपके लेबाइल ही निकले थे। फिर D3 का हमने निकाला तो ये सब आपके इनर्ट निकले थे, ठीक है। तो ये आपके भाई इनर्ट निकले थे। और फिर आगे भी हमने बात कर रखी थी जो चीज होगी वो तो खैर कर ही ली थी। तो D1 D2 का केस आ गया था, फिर D3 का केस हमने ये बोला था कि ये आपका इनर्ट है, क्योंकि ये क्या है, इसकी अभी एनर्जी बराबर है। D1 D2 को हमने बोला था कि नहीं, ये आपके क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं। और क्या बात करी थी हमने? क्योंकि क्यों लेबाइल होते हैं, अच्छा ये भी बताओगे आपको, क्योंकि इनकी एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, इसका जो है वो 8 है, तो ये 12 से कम आ रहा है। यही बात करी थी बस। और एक और चीज है, T2G और EG वाला भी बताया था क्या, बट इतना ज्यादा वो रहने देते हैं उसको, इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट है नहीं। अब बात करें अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी कहानी क्या होता है? सबसे पहले ये आयनिक इंटरेक्शन बोलती है, ये बोलती है कि पॉइंट चार्ज है हमारे पास, क्या कोई भी एनायनिक लिगेंड है, दैट इज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और मेटल सेंटर आपका क्या है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। यदि न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो वो आपके पॉइंट डाइपोल की तरह कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज वाले लिगेंड की ऐसे बात करी नहीं थी इन्होंने। फिर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड इन्होंने बोला था क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और यही इनकी लिमिटेशन भी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले बात है। फिर उन्होंने रिपल्जन के बारे में बात करा था कि इनिशियली सारे के सारे ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, इक्वल सेट ऑफ एनर्जी पर होते हैं, बट ड्यू टू लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर ये बात थी। अब यहाँ इनकी जो है वो लिमिटेशन थी क्या, ये सिर्फ मेटल के डी ऑर्बिटल्स एस कंसिडर करती है, किसको? सिर्फ डी ऑर्बिटल्स को। एस और पी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करती। सही बात है यार, ये तो सोचा ही नहीं था। दिस थ्योरी हैज नॉट कंसीडर कोवेलेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट चीज की आयनिक के बारे में, आयनिक बोल के चली जाती है। और क्या कंसीडर नहीं करती है कि ये मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल का बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके बारे में यहाँ पर कोई बेसिकली पाई बॉन्ड के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पाई बॉन्डिंग को कुछ भी डिस्कशन नहीं देती। और क्या है यहाँ पर, कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव, अच्छा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एग्जैक्टली लिगेंड्स लगाए गए हुए हैं, दैट इज वही कि कुछ पाई एक्सेप्टर वाले जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ये इन सभी के बारे में बात नहीं करी थी उसने। फिर
जैसे कि ये कंपाउंड जिसमें मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड भी आपका न्यूट्रल है, तो भाई यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती। सोचने वाली बात है, हाँ बात तो सही है। तो कैसे हो रहा है ये सब? तो इन 5 चीजों के बारे में सीएफटी नहीं बता पाई थी। यही आपकी अजय साफी किताब में दिए हुए हैं, वही मैं उठा के ले आया। तो ये यहाँ पर इसके सारे के सारे मसले हुए थे। फिर वर्नर थ्योरी के बारे में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो यही है यार कि मैक्रोसाइक्लिक मतलब क्या बात बताई थी मैंने? बताया था ना कि इट्स सिंपली अ काइंड ऑफ चिलेट इफेक्ट एज ही, बट थोड़ा सा बड़े लेवल का चिलेट इफेक्ट। ठीक है, क्या थोड़ा सा बड़े लेवल का चिलेट इफेक्ट? क्या बात करी थी कि मैक्रो मतलब वर्ड वर्ड में क्या लिखा है? मैक्रो मतलब बड़ा, तो बड़ा ही कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ होता था, हमने आई थिंक मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया, थोड़ा बहुत है बताया होगा शायद, आई होप सो मैंने बताया हो। सो होता है यहाँ पर ये कुछ है नहीं है, आपका चिलेट इफेक्ट की ही तरह है, बट यहाँ पर बिगर चिलेट रिंग्स और बनती है, बहुत बड़ी बड़ी चिलेट रिंग्स बनती है। एक आध एग्जांपल शायद मैंने बताया, जैसे आपको याद होगा क्राउन, क्राउन क्या था वो, हाँ क्राउन ईथर। क्राउन ईथर अभी मैं आपके जूनियर्स की वीडियो बना रहा था यार, मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ ही भूल गया बिल्कुल। क्राउन ईथर वगैरह आप लोगों में से मैंने बोला तो किसी ने बना दिया, और कोई बनाने को तैयार नहीं हुआ। एक तो आप लोगों में से अलग अलग बातें सबकी रही, किसी ने नहीं बनाई, मतलब बहुत गलत बात है यार। अगर कोई बना देता ना तो मैं इतना मतलब खुश रहता, और उसको पैसे भी मिल जाते अच्छे खासे। बट कोई राजी नहीं हुआ, सबके अलग अलग अपने अपने, वो कोई कर नहीं पा रहा, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब ठीक है चलो, सब कुछ किसी के जेन्युइन रीजन भी थे, किसी किसी ने घोष भी कर दिया। बट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता अगर कोई बना देता। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही भूल गया, और क्वालिटी काफी शायद हो सकता है मुझसे कम हो गई उन बेचारे बच्चों के लिए। मुझे बुरा लग रहा है सेमेस्टर 2 वालों के लिए। बट कोई नहीं यार, चलो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बेटर करूं, क्योंकि भूल गया ना। आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा रहा हूँ। आप 3 3 सेमेस्टर सोच सकते हो कि सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 2 एक बंदा 3 3 सेमेस्टर एक ही टाइम में संभाल पाएगा? मतलब खुद ही सोचो लॉजिकली। इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 4 वाला बच्चा बना देता तो रहता। बट कोई नहीं यार, चलो नहीं बनाया आप लोगों ने, याद रखूंगा मैं भी। तो यहाँ पर क्या बात चल रही थी? चिलेट इफेक्ट के बारे में, हाँ। तो ये जैसे क्राउन ईथर का बताया था मैंने, बड़े बड़े लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। सो बेसिकली बड़ी बड़ी वहां पर रिंग्स आपकी बन जाती हैं, ज्यादा रिंग्स बन जाती हैं, तो वो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी बनाती हैं। तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं, वो मल्टी डेंटेट होते हैं, और वो सेवेरल चिलेट रिंग्स बनाते हैं। बहुत सारी चिलेट रिंग्स वहां पर बनती हैं, ये उनकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें और क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली एक आप चीज बोलोगे कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पर आप बोलोगे। फिर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर कैविटीज होती हैं जिनमें स्पेसिफिक तरीके के फिक्स्ड साइज के आयन एटम्स वगैरह आके बैठ जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में, उनका रिड्यूस डिसोसिएशन नाम की चीज होती है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस रिड्यूस डिसोसिएशन? तो ये आपके पास है ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स आपके बने हुए होते हैं, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल या मैनी बॉन्ड्स आर देयर, तो इनको ब्रेक करना इज प्रिटी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैक्रोसाइक्लिक में जैसे एक साइक्लम नाम का लिगेंड होता है, मैंने कौन सा करवाया था मुझे नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों मैं इतनी मेमोरी कैसे भी हो गई। खैर काफी ज्यादा वो दिमाग इधर उधर रहने लगा ना, तो हो जाता है। तो एक साइक्लेम नाम का रिजल्ट होता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो अनयूजुअली आपकी हाई स्टेबिलिटी होती है। मेन चीज जो जानना चाहते होंगे एग्जामिनर, मेरे हिसाब से वही जानना चाहते होंगे कि ये होता क्या है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत ड्यू परीक्षा से या नहीं पढ़ा? ओ सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ड्यू परीक्षा खैर कहाँ ही पता होगा ना। तो मैक्रोसाइक्लिक की बात अगर हम करें तो वही जानना चाह रहे हो कि आपको पता है कि बड़े चिलेट बनते हैं, ज्यादा चिलेशन होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, और बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बस यही जानना चाहेंगे। और अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो मतलब पता नहीं क्या ही जानना चाहते होंगे। वैसे जानना वो जो भी चाहते हो, पर 5 नंबर के सवालों में मतलब यार ये लोग बहुत ही ज्यादा वो कर रहा था इस पेपर में। मतलब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मैं ही खुद तो एग्जाम दे रहा हूँ बैठा हूँ, मुझे याद है कि मैं क्या ही सोच रहा हूँ। खैर ये सवाल फिर मतलब मैंने तो हो सकता है छोड़ दिया। वर्नर थ्योरी के बारे में फिर आप बता दिए, कहाँ वर्नर थ्योरी में कुछ भी नहीं कर पाए थे, मतलब कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट थ्योरी थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी अपने एंड से, इसी की वजह से काफी कुछ फिर आगे हमने करा। वर्नर स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताइएगा, जिसको एक को ऑक्सीडेशन स्टेट एक को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, बताइएगा। तो आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और कुछ कुछ डॉट वर्नर्स का फॉर्मूला बता दिएगा, कि वो फॉर्मूला देके गए थे, उनको पता नहीं था कि हाँ अभी कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह कुछ वो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं होता, तो यहाँ पर आप फिर भी लिख सकते हैं। बट मैक्रोसाइक्लिक में थोड़ा सा हिसाब किताब है, तो ये आ गया। फिर यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप नेचर ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन आपके साइज ऑफ मेटल। साइज ऑफ मेटल के लिए आपकी इरविंग विलियम सीरीज के बारे में शायद बात करी थी।
फिर जो आपके +1 +2 होते हैं, तो वहां पर अगर मेटल के ऑक्साइड, तो वहां पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स जो होते हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। और आपके यहाँ पर +3 +4 वाले पाई जो डोनर लिगेंड्स उनके लिए वाई, बिकॉज आपके पाई एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो ऑब्वियसली कम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए मेटल की, तभी वो इलेक्ट्रॉन देगा। फिर दूसरा लिगेंड की स्ट्रेंथ, जैसे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चिलेशन की बात करी थी, यहाँ पर जितनी ज्यादा चिलेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, 5 की रिंग 6 की रिंग सारी की सारी बात करी रखी। तो ये सारे फैक्टर्स तो आप लिख सकते हो। आई थिंक ये आंसर अब मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लिख देंगे आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, इस पे तो मुझे भरोसा है। इसको तो शायद 15 नंबर का भी लिख दें, नहीं ये ज्यादा हो गया थोड़ा, बट हाँ काफी कुछ आप इसमें मुझे पता है कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सवाल थे हमारे पास, और इससे ज्यादा क्या ही डिस्कशन हो सकता है। बाकी मैं चेक कर लूँ, कुछ मुझे अगर और बताना हो ऐड करना होगा तो कर लूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा और बढ़िया लगी होगी। यानी कुछ कुछ चीजें अच्छी लगने वाली थी, कुछ कुछ डेफिनेटली नहीं भी थी। हर कुछ चीज ऐसी नहीं होती कि आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़े समझे आपको अच्छी लगे, क्योंकि पढ़ाई जनरली तो अच्छी नहीं लगती वैसे, किसी को कहाँ ही लगती। आई होप आप करियर में अच्छा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। ज्यादा एग्जाम्स को सर पे मत चढ़ाइएगा कि हाँ एग्जाम में हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो जाता है। वीडियोस में ही देख लो आप, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको 24 घंटे आप वीडियोस ही देख रहे हो। आपके लिए वीडियोस हैं, देखिए। बचे हुए टाइम में यू गाइस कैन डेफिनेटली डू कुछ ना कुछ। तो हम तो भाई बिना वीडियोस के ही कुछ ना कुछ देख कर ही लेते हैं कोशिश कि कुछ ना कुछ और कर ही लें एग्जाम में। मतलब वीडियोज ही डाल देता हूँ यार आप लोगों की। अपने एग्जाम मेरे भी चल रहे हैं, एग्जाम यार 31 को, बताओ संडे को कौन एग्जाम देता है। चलो एग्जाम भी देंगे, खैर कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे आगे ऑर्गेनिक की वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।